एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। मैं आयुषी आज लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी जो कि है काजल की। आप सभी को इनकी सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी कि कैसे एक बार अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, दूसरी बार अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया एंड सीधा जेआरएफ क्वालिफाई किया पीएचडी ओनली से। और कैसे वो जर्नी रही, कैसे मैनेज किया, कौन सी यूनिट्स पे अपनी कमांड बनाई, ये सारी चीज़ें जो है हम सीखते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे। एंड आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर देना है सेशन को। एंड अगर आप भी पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड ओवरऑल भी आपको पता लगेगा कि कैसे जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट में स्टक हो जाते हैं तो कैसे उसको कवर करें और कितना कवर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है काजल कि हमारे पास, कि मैम हमारे पास 10 से 10 यूनिट तो होती नहीं अच्छे से, है ना, हाँ। किसी की भी 10 से 10 यूनिट बहुत अच्छे से नहीं होती, नहीं, तो किसी की नहीं कैसे हो कवर सकती। करना है। तो आप जो है वो बेटर गाइड कर पाएंगे, आपने कैसे मैनेज किया। तो ओवर टू यू एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया एंड बहुत अच्छा स्कोर आपका रहा। तो कैसी रही ये जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से आपने जो है अचीव किया माइलस्टोन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैम, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और थैंक यू आपको कि आपकी गाइडेंस में मेरा इस बार हो पाया जेआरएफ। और स्ट्रैटेजी तो मैम यही थी कि मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट, जैसे आपने भी बोला कि नहीं हो पा रहा था, नेट भी नहीं हो पा रहा था। लास्ट वाली अटेम्प्ट में मेरे जो जून वाला अटेम्प्ट था और जिसका रिजल्ट अक्टूबर में आया था, उसमें मेरा सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। तो ये 2 अटेम्प्ट से तो मैं ये समझ गई कि मेरे जो यूनिट्स मैं हमेशा छोड़ के जाती थी, जैसे इनकम टैक्स हो गया और लॉ हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, ये 3 यूनिट मैं हमेशा बहुत, इनकम टैक्स तो बिल्कुल टच भी नहीं करती थी। लॉ और बिजनेस फाइनेंस बस क्रीमी क्रीमी उसको थोड़ा पढ़ लिया ऊपर से, लेकिन उतना नहीं पढ़ पाती थी कि मैं जिस तरीके से अब क्वेश्चन बनने लगे इन यूनिट से एग्जाम में, कि मैं उन्हें टच भी कर सकूं। तो मुझे हमेशा एक तुक्का ही लगाना पड़ता था। तो मुझे समझ में आया कि 10 में से 10 यूनिट करना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, बट 10 में से ती, 3 यूनिट जो बिजनेस फाइनेंस है, इनकम टैक्स है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ये तीनों यूनिट छोड़ के नहीं जा सकती। तो जब मैंने आपका इस बार, इसीलिए मैंने पेड बैच लिया ताकि मुझे सब कुछ कंसोलिडेटेड कंटेंट एक जगह मिल जाए सभी यूनिट्स का, ताकि अगर मुझे छांटना भी पड़े कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो मुझे पता हो कि पढ़ना है तो किस ऑर्डर में पढ़ना है सब कुछ, और कितना टॉपिक पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो मैंने इस बार इसीलिए पेड बैच लिया था। और मैंने इस बार भी इनकम टैक्स को फोकस नहीं किया, क्योंकि पढ़ते हुए भी मुझे समझ में आ गया कि फिर से वही है कि मुझे एक्ट याद करने पड़ेंगे, शेड्यूल, क्लास, ये सब याद करना पड़ेगा। तो वो मुझसे अभी भी नहीं हो पा रहा था। बट इस बार बिजनेस फाइनेंस मैंने जितने अच्छे से पढ़ा और जितने अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट किया, वो इससे पहले किसी भी अटेम्प्ट में नहीं कर पाई थी। न्यूमेरिकल्स तो मैंने टच भी नहीं किए थे, बट इस बार मैं न्यूमेरिकल सही सॉल्व करके आई हूँ सारे बिजनेस फाइनेंस की। और लॉ के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए। इनकम टैक्स अभी भी मैं कहूंगी कि मैं इनकम टैक्स के क्वेश्चन में ज्यादा पढ़ के ही नहीं गई थी, क्योंकि वो यूनिट अभी भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस बार 9 यूनिट्स बहुत अच्छे से अपने एंड से प्रिपेयर करके गई थी। और मैं यही कहूंगी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए 10 से 10 यूनिट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कोई भी एग्जाम देने बैठे हों। बट फिर भी एज अ, मतलब स्टूडेंट या जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी यूनिट्स कवर करके जाएं, ताकि हम एटलीस्ट जो स्कोर हमें अचीव करना है वो स्कोर हम अचीव कर पाए, मतलब जितनी कट ऑफ जा सकती है उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर पाए। तो 10 यूनिट करना बहुत मुश्किल है, जो कर लेते हैं मतलब हैट्स ऑफ टू देम। बट आपने भी अपने टाइम पे देखा होगा कि कोई ना कोई यूनिट ऐसी होती है जो नहीं हो पाता है बिल्कुल सबसे। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो बिजनेस फाइनेंस, लॉ और इनकम टैक्स तीनों थे। बट इस अटेम्प्ट में मैंने बिजनेस फाइनेंस और लॉ तो काफी हद तक अटेम्प्ट किया था और अच्छा स्कोर रहा। मैंने इस बार चेक भी किया कि मेरे बीएफ के और लॉ के कितने क्वेश्चन ठीक थे कितने नहीं। तो लॉ में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, बाकी लॉ और बिजनेस फाइनेंस के कोई क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए थे। चलिए, बहुत इनकम बढ़िया ये टैक्स चीज। इस बार भी मेरा जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो तो ठीक थे, बट बाकी कि किसमें मिलता है छूट, कितना मिलता है डिडक्शन एंड ये सब में मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे।
तो मतलब वो आप मेरे लिए अभी फैक्ट्स फैक्ट्स याद नहीं कर पा रहे थे आप बेसिकली। नहीं याद हो पाते हैं मुझे, बट तो आपने 9 इसलिए यूनिट्स बहुत अच्छे से की थी, ये बहुत अच्छी बात है और ये डेफ़िनेटली वो हेल्प कर दी। चलो 1 यूनिट हमने नहीं की, 5-7 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, बट उसके बाद जो है मेरे बाकी 90 क्वेश्चंस में से तो अगर मैं हाँ, अच्छे कर रही हूँ स्कोर, तो 870 प्लस या 75 तक मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ठीक है। मुझे तो अपना टारगेट अचीव करना है कि 75 क्वेश्चन तक मेरे 70 क्वेश्चन तक पेपर 2 में हो जाएँ, देन पेपर 1 हाँ। में हो जाएँ। पेपर 1 में मैं जानना चाहूँगी, पेपर 1 का क्या लगता है आपको, कितना रोल रहता है और कितना रोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहता है पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि पेपर 1 मैम बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है लर्न करने के लिए, तो आपने वो कैसे कवर किया? मैम पेपर वन में जैसे पहले तो इतना रिसर्च इतना हाई लेवल नहीं पूछते थे, हुँ, हुँ। बट अब मैंने फोकस किया कि 2-3 यूनिट्स तो ऐसी हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, कि अगर हम इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और टीचिंग को लेकर किसी का बैकग्राउंड रहा है कि मुझे पढ़ाना ही है, तो कम्युनिकेशन और टीचिंग ऐसे यूनिट्स हैं जो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो। और जैसे जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखे हैं तो उन्होंने कम्युनिकेशन भी अपना एक हुँ, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, तो वो एक फ़ायदा करता है। रिसर्च भी हमने पढ़ी होती है अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स मास्टर्स में। तो रिसर्च वाला जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फिर एक्चुअली में जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी हमें हेल्प करता है। तो मैंने पेपर वन में रिसर्च पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे पेपर वन पेपर टू दोनों में हेल्प करेगा और उसके बाद भी हेल्प करेगा। तो रिसर्च को पेपर वन में मैंने एकदम फोकस किया हुआ था कि जितने क्वेश्चन आएंगे रिसर्च से मुझे टारगेट करना है कि वो उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हुँ, तो रिसर्च हो गया। कम्युनिकेशन और टीचिंग मैंने कोशिश की कि मैं मॉडल्स पढ़ पाऊँ, बट फिर भी मैं अपने कॉमन सेंस के साथ गई कि वहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज़ होता है टीचिंग और कम्युनिकेशन में। तो वो और इंडियन लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल उससे बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं और पहले वाले जैसे नहीं कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत अलग एग्जाम्पल्स यूज करते हैं और बहुत इन डेप्थ पूछने लगे हैं इंडियन लॉजिक बिल्कुल। भी। और मैथ्स वाला पोर्शन तो वही है कि अगर किसी की अच्छी कमांड है बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि उसका डीआई कहीं अटकेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इस बार तो डीआई मुझे लगा कि इजी आया था पेपर वन में। तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी जो पीडी रह गया, तो पीडी भी मतलब इम्पोर्टेंट तो है, बट वो बेसिक अगर किसी की क्लियर है तो ही मैं कहूँगी कि पीडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी हायर एजुकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब ज़्यादा फोकस में रहने चाहिए टॉपिक। तो और रिसर्च स्पेशली सबसे ज़्यादा तो रिसर्च इम्पोर्टेंट है, चलिए क्योंकि वो बहुत अभी बढ़िया। भी और उसके बाद भी हेल्प करेगा। हाँ, बिल्कुल वही अपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है हाँ। बढ़ते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे आपने जो है तैयारी की? जैसे आपने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब मैं बात कर रहे थे, हुँ। आपसे आप बता रहे थे इग्निशन बैच, तो प्रीवियस ईयर आपने कैसे कवर किए? और कैसे आपको वो चीज़ हेल्पफुल लगी कि इस तरीके से अगर मेरे पास अवेलेबल है कंटेंट, तो मैं उसको हुँ। प्रिपेयर करके कम समय में अपनी तैयारी अच्छी कर सकूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जैसे जो पेड बैच मैंने लिया उसके साथ ही मुझे हुँ, इग्निशन हुँ। बैच मिला था पेपर वन पेपर टू दोनों का। तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं से लगाए हैं, क्योंकि जब मेरे पास पेड बैच था तो मुझे नहीं लगा कि मैं यूट्यूब या बाकी कहीं जगह हुँ, हुँ। घूमूं सो दैट मेरा टाइम भी वेस्ट हो। तो मैंने इस बार सारे प्रीवियस ईयर पेपर वहीं से लगाए, पेपर वन के भी और पेपर टू के भी। और मुझे लगा कि जो लेटेस्ट वाले बैचेस थे जो हुँ, हुँ। अभी करंट ईयर के 2018-19 में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो मैंने वहां से लगाना शुरू नहीं किया, मैंने जो लेटेस्ट थे वहां से लगाने शुरू किए थे, क्योंकि एक्चुअली में अब वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल था पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं सिर्फ पर्टिकुलरली एक टॉपिक से रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन कि अगर ये आंसर है तो क्यों ये आंसर होना चाहिए। तो वो बहुत हेल्पफुल किया, क्योंकि बाकी कई जगह आपको आंसर करेक्ट तो मिल जाता है बट हुँ, हुँ। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो कई बार बच्चों को खुद से बस ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि चलो ठीक है, याद कर लेते हैं कि हुँ, यही हुँ, इसका आंसर हुँ। होगा। बिल्कुल। बट नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी और तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है अटेम्प्ट करना। तो इग्निशन बैच में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई आंसर है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी गिवन था एजुकेटर के द्वारा। तो उससे पता चला कि नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें चाहे कैसी भी फ्रेमिंग हो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इग्निशन बैच ने पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग आप समझ गए बेसिकली। क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आई कि हाँ। कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है।
चलिए तो बहुत अच्छा रहा, बट अगर जब मैं बात करती हूँ कि हाँ हमने 1 साल 1.5 साल दिया इस तैयारी को, हुँ, तो वो कैसी जर्नी थी? ऐसा तो होगा नहीं कि हर दिन बहुत बढ़िया होगा, है ना? मैं हर स्टूडेंट से ये नहीं, चीज़ पूछती हूँ। वो स्ट्रगल फेस भी आपका रहा होगा बिल्कुल, है ना? और हाँ, आपने बहुत कैसे तैयारी की थी और क्या स्ट्रगल रहा वो ज़रूर शेयर करिए, सो दैट बाकी बच्चे भी जो है उससे इंस्पायर हो सकें। मैम स्ट्रगल तो मैं ये कहूँगी कि मतलब जीआरएफ क्वालीफाई करना इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट अभी भी, बिल्कुल। कि अगर मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है तो भले ही वैलिडिटी 2 साल बाद खत्म हो जाएगी, बट स्टिल आई विल बी एबल टू से कि मैं जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ नेट कॉमर्स में। तो जीआरएफ को टारगेट करने के लिए मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा अगर नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मुझे अब जॉब करनी है, बहुत टाइम हो गया है, तो आई विल गो फॉर जॉब। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा, एज रही, तो मैं दोबारा जीआरएफ दूंगी। बट तो यही रहा कि स्ट्रगल जब 2-3 अटेम्प्ट से इतना बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाते थे तो बहुत अपसेटिंग हो जाता था मेरे लिए कि इतना पुश करने के बावजूद भी अपने आप को, इतना टाइट शेड्यूल है, फिर भी मैं अपने पढ़ने के लिए 6 घंटे निकाल रही हूँ और फिर भी नहीं हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लैग कर रही हूँ। अगर बहुत मार्जिन से रह जाता तो समझ में आता कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज़ नहीं है मुझे अभी भी। लेकिन ये बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाता तो बहुत अपसेट भी हो जाती थी। हर रिज़ल्ट के बाद मेरे फ्रेंड्स कहते थे, "तू अपसेट मत हो, तेरा हो जाएगा, हमें पता है तेरा जब होगा ना", वो कहते थे, "तेरा जब होगा ना काजल, तो तेरा सीधा जेआरएफ ही हो जाएगा, तो हुँ, तू अपसेट मत हो"। लेकिन अपसेटिंग तो हो जाता था ऑफ कोर्स वो रिज़ल्ट और कट ऑफ देख के कि बस इतना सा रह गया। बट ठीक है, मुझे 1-2 दिन लगता था, उसके बाद मुझे समझ में आ जाता था कि मैं बैठी रहूँगी, अपसेट रहूँगी, तो इस बार मेरा पीएचडी भी नहीं होगा, इस बार मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाऊँगी फिर। हुँ, तो वही होता था, बाउंस बैक करना होता है कि आपका कितना भी, आप नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। उसको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि नहीं हुआ मुझसे, इस बार मुझसे नहीं हुआ, एक्सेप्ट करो और क्यों नहीं हुआ एनालाइज़ करो, स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस लेकर आओ, कुछ ख़ास नहीं चेंज करना होता है। थोड़ा-सा चेंज लेकर आओ, सबको पता होता है मैम कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सबको पता होता है। तो बस वो चेंज करके देखो और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि पता नहीं यार, इतना पढ़ के जा रहे हैं, एग्ज़ाम में हो पाएगा कि नहीं। तो कभी-कभी वो एग्ज़ाम हॉल में जो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो भी ले डूबता है बच्चों को। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि आप जितना भी पढ़ के जा रहे हो, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो कि यहाँ से अगर कोई भी सवाल मुझसे पूछा जाएगा, तो आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट और मोस्ट प्रोबेबली मेरा सही आंसर वहाँ से निकलेगा। तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी मेजर गेम है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए और आस-पास दोस्त ऐसे होने चाहिए, फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि मोटिवेट करते रहे। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे फादर, मेरा छोटा भाई है एक, वो कांस्टेंट थे। मुझे तो इस अटेम्प्ट में भी नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा। मैंने आपसे भी जब बात की थी, हुँ, मैंने कहा था कि मैम पेपर बहुत टफ आया था। मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है कि पेपर 2 बहुत टफ था और मैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में करके आई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सैटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट देकर आई हूँ, क्योंकि बहुत टफ था पेपर 2 मेरे लिए। तो मैं यहाँ घर पे भी आके कह रही थी कि मम्मी पता नहीं इस बार नहीं हो पाएगा लग रहा है। बट मेरी मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, मुझे पता है इस बार ना मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं और इस बार तेरा हो जाएगा, जीआरएफ ही हो जाएगा। मेरे घर में बिल्कुल। सब कॉन्फिडेंट थे। हुँ, इनफैक्ट जब रिज़ल्ट देखने भी बैठे थे, तो मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा था लिंक, तो मेरे भाई ने लैपटॉप में खोला, तो मुझे लग रहा था पता नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। ऑल्दो मैं अपना स्कोर देख चुकी थी कि 106 क्वेश्चन थे, हुँ, जो सही थे, तो 212, बट मुझे फिर भी लग रहा था कि पता नहीं, हो सकता है कट ऑफ हाई ना चली जाए इस बार। और मुझे डर इस बात का था कि अगर इस बार भी 1-2 क्वेश्चन से रह गया ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा हुँ। अटेम्प्ट देना। बट जैसे ही रिज़ल्ट आया उसमें लिखा हुआ था क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरी मम्मी सीधा, मैंने कहा था हो जाएगा, मैंने कहा था हो जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई बहुत मोटिवेटर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मुझे बोलते रहते थे कि तेरा हो ही जाएगा, तो इस बार टेंशन मत ले। बिल्कुल, और हो गया फाइनली, एंड बिल्कुल आपने जो है फाइनली सही या टाइम पे अपना जो है स्ट्रेटजी चेंज करके वो हाँ। चीज़ एक करेक्ट डिसीजन लिया एक पॉइंट पे, कि जहाँ पे आपको बस कि था कि ये चीज़ करने से शायद हो जाए, तो वो बिलीव आपका खुद पे हुँ, और आपकी मेहनत वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो है वो लेके आई है। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, एंड आई हुँ। होप कि आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो बिल्कुल आप जल्दी पूरा करें, एंड जी मैम। कनेक्टेड रहिएगा, सो दैट और भी चीज़ें और भी जिस कोर्स जो है उसको और बड़ा हम कर पाएँ। एंड हुँ, आपके लिए जो है बिल्कुल इनविटेशन है, जेआरएफ अड्डा जो है ऑफलाइन सेलिब्रेट कर रहा जी, है, तो 2nd ऑफ मार्च को 10 बजे जो है आपके लिए पूरा प्रोग्राम होगा, एंड सिर्फ आपके लिए नहीं,
जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। आपके लिए सपोर्ट नंबर है, सेंटर का एड्रेस है, सो दैट आप विजिट कर सके प्रॉपरली। एंड ज़रूर आना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और अभी जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए आगे क्या करना है उसके लिए भी हम बहुत बात करने वाले हैं, पीएचडी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि मेरा पीएचडी ओनली हुआ या नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, अब आगे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस है जो हम करेंगे। और बहुत बढ़िया इवेंट आपके लिए होने वाला है, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। एंड आप लोग अपनी जर्नी शेयर करोगे, मिलोगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सी यू ऑल ऑन 2 मार्च एट 10 AM। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस में, प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 20% डिस्काउंट भी आपके लिए चल रहा है। कोड R20 आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड नंबर आपके सामने है, कुछ भी पूछना है जस्ट कॉल, जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, टीम आपको जो है बिल्कुल कनेक्ट करेगी। एंड कोई भी आपका डाउट है, आपको लगता है कि हमें बात करनी है टीचर से, तो आप लोग इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा जेआरएफ अड्डा जो है रहा है आपके सपोर्ट में एंड हमेशा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। जिन्होंने ये वीडियो देखी, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे काजल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बाकी सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वैसे आप भी अपनी मेहनत करोगे एंड डेफिनेटली जो है हम नेक्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सभी से मिलके भी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।